गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 हम क्लास 9 का जो आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, यानी कि वेमार रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ। जर्मनी, अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो जो जर्मनी था वो एक काफ़ी पावरफुल ताकत थी। फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक लड़ी गई। तो उस वक्त जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, उस वक्त जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था, काफ़ी पावरफुल एम्पायर था। अलॉन्ग द ऑस्ट्रेलियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलाइज इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। और इसके देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया एम्पायर किसके साथ में था? ऑस्ट्रेलिया एम्पायर तो था जर्मन के साथ, लेकिन ये लोग किसके अगेंस्ट थे? जो भी एलाइज पावर थी। एलाइज पावर में कौन कौन से देश थे? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। ऑल जॉइन द वार enthusiastically hoping to gain from a quick victory। और जो लोग भी इस वॉर को ज्वाइन कर रहे थे, इस युद्ध को, फर्स्ट वर्ल्ड वार को ज्वाइन कर रहे थे, तो वो यही उम्मीद के साथ ज्वाइन कर रहे थे। उनका यही एक नज़रिया था कि वो युद्ध को जीत जाएं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, युद्ध जो होता है, युद्ध में एक होता है ग्रुप जो हारता है और एक होता है ग्रुप जो जीत जाता है। यानी कि दो ग्रुप होते हैं जिसमें एक की हार होती है और एक की जीत होती है। लेकिन कभी भी जिस ग्रुप की हार होती है युद्ध में, तो पहले से ही मेंटल सेट करके नहीं रखता कि भाई मैं जो ग्रुप हूँ, मैं इसलिए इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कि भाई मुझे हारना है। ऐसी कोई मेंटालिटी नहीं होती है। हार और जीत डिपेंड करती है, दोनों ही लोग मुकाबला पूरा करते हैं। बस फ़र्क ये होता है, जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है और जो कमज़ोर पड़ जाता है वो हार जाता है। तो जो भी कंट्रीज़ इस फर्स्ट वर्ल्ड वार को ज्वाइन कर रहे थे, वो यही उम्मीद थी उनकी कि वो विक्ट्री जीत चाहते थे। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। और जब ये रियलाइज़ किया गया है कि जो ये युद्ध है, ये जो विश्व युद्ध है, ये पूरी तरीके से यूरोप में फैल चुका है। जर्मनी मेड इनिशियल गेन बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। और जो भी वो रिसोर्सेज थे, यूरोप के तमाम रिसोर्सेज यूरोप के इस युद्ध की चपेट में आ चुके थे। जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी मेड इनिशियल गेन। जर्मनी ने एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि चालाकी की, और ये जो भी फ्रांस और बेल्जियम को जल्दी से ऑक्युपाई करके और इनसे मिलने वाले जो भी फ़ायदे थे उसको एक तरह से अपने कब्ज़े में या अपने फेवर में ले लिया। हाउएवर द एलाइज स्ट्रेंथेंड बाय द यूएसए इन 1917। लेकिन जो एलाइज पावर थे, एलाइज पावर में कौन कौन से शामिल थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जो थे, उन लोगों ने ख़ुद को स्ट्रेंथ किया 1917 में, जब उनमें अमेरिका भी शामिल हो गया। 1917 वून डिफीटिंग जर्मनी। और उसके बाद अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है अलाइज पावर में, और अलाइज पावर की जो ताकत है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन लोगों ने मिलकर किसको हराया? डिफीटिंग द जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर। और जो भी सेंट्रल पावर थी, यानी कि नवंबर 1918 में जो भी सेंट्रल पावर थी उनको हराया। डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर। द डिफीट ऑफ द इम्पीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्पेरर gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। The defeat, जब इम्पीरियल जर्मनी यानी कि जब जर्मनी की हार हो गई, एंड द एब्डिकेशन ऑफ एम्पेरर, और जो भी वहाँ पर एम्पेरर था वो हार गया, तो उसके बाद जो भी वहाँ की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी उनके हाथ एक मौका आ गया कि वो जर्मन पॉलिटिक्स को दोबारा से रिकास्ट करें। यानी कि वहाँ पर जर्मनी में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दोबारा से एक नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश्ड किया जाए। नेशनल असेंबली मीट एट वेमार एंड इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर।
तो जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली के लोग जो भी थे, नेशनल असेंबली में जो भी मेंबर शामिल थे, तो उन लोगों ने अपनी एक मीटिंग की और ये लोग कहाँ मिले, वेमार एक जगह है वहाँ पर मिले। और वहाँ पर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश्ड किया। क्या? संविधान। एक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को किस आधार पर इस्टेब्लिश किया गया वो भी सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया फेडरल स्ट्रक्चर के बेस्ड पर। फेडरल स्ट्रक्चर समझते हैं, जिसमें पावर को क्या कर दिया जाता है, पावर का बंटवारा या डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो पावर होती है पावर का डिवीजन कर दिया जाता है, इसे कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। डिप्टीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट। जो भी डिप्टीज थे उनको चुना गया। किस लिए चुना गया? जर्मन पार्लियामेंट के लिए। इनको हम क्या भी कह सकते हैं, रिस्टैग, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। तो ये जो डिप्टीज चुने गए थे जर्मन पार्लियामेंट के लिए, इनको कैसे चुना गया, सवाल ये उठता है। तो इनको चुना गया वोट के आधार पर, यानी कि वहाँ पर औरतों को भी, और जो लोग एडल्ट थे, वोट किस लोगों ने डाले, जर्मनी में जो लोग एडल्ट थे। एडल्ट समझते हैं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एडल्ट कब होते हैं इंसान, जब उसकी एज कितनी हो, 18 या 18+। ऐसे वहाँ के अकॉर्डिंग जो एडल्ट एज थी, तो उन तमाम लोगों ने वोट डाला, एडल्ट लोगों ने, उसमें औरतें भी शामिल थी। और उन लोगों ने मिलकर डिप्टीज़ को जर्मन पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट किया। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the war. ये जो रिपब्लिक थी, रिपब्लिक समझते हैं, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जब किसी देश को संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ लागू कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं रिपब्लिकन कंट्री। तो ये जब ये जो रिपब्लिकन कंट्री बना, क्योंकि यहाँ पे संविधान को बनाया गया फिर, और उसके अकॉर्डिंग देश को रन करने की बात की जाने लगी, तो हाइवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो ये रिपब्लिक बना था, इसको बहुत अच्छे से रिसीव बाय इट्स पीपल, लार्जली बिकॉज ऑफ द, तो जो भी वहाँ के लोग थे, ज़्यादातर लोगों ने इसको अच्छे से नहीं एक्सेप्ट किया, बल्कि क्या किया गया, जर्मनी में फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनी डिफीट, बल्कि लोगों को जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारने पर लोगों को फोर्स किया गया कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें। क्या करें? फोर्स किया गया, मतलब लोगों को ये नहीं कि लोग अपनी मर्ज़ी से खुशी खुशी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते, नहीं, बल्कि फोर्स किया गया, फोर्सफुली। द पीस ट्रीटी, पीस ट्रीटी समझते हैं, पीस ट्रीटी कहते हैं, पीस कहते हैं शांति, अमन, सुकून। तो पीस ट्रीटी यानी कि एक ऐसा समझौता जिसमें अमन शांति बरकरार रखने की बात की जाए। एट वर्सलीज विद द एलाइज वाज हार्श एंड ह्यूमिलिटेटिंग पीस। तो जो भी पीस ट्रीटी था, जो वर्सलीज में किया गया अलाइज के साथ मिलकर, वो कैसा था, वो एक ऐसा समझौता था जो काफ़ी हार्श था, यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी, और जिससे जो पीस है, जो अमन अमान है, उसी को ख़तरा था। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज़ कॉलोनीज़। जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज़ थी, वो सब वहाँ, वो जर्मनी अपनी पावर, अपनी ताकत उन कॉलोनीज़ में खो चुका था। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और लगभग इसकी जो आबादी का जो 10वां हिस्सा था, उसमें से 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज़, 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 10% ऑफ टेरिटरी, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 25% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथेनिया। देखो, आबादी का 10वां हिस्सा, टेरिटरीज़ के 13%, और आयरन 75%, कोल कितना है 26%। ये सब चीज़ें किसको देनी पड़ी? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया को। द एलाइड पावर डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकर इट्स पावर। और जो भी अलाइड पावर थी, एक्सिस पावर और अलाइड पावर मैंने आपको बताएंगे। तो अलाइड पावर में क्या हुआ, जो भी उसने क्या किया, डीमिलिटराइज जर्मनी, जर्मनी की जो भी मिलिट्री पावर थी उसको ख़त्म कर दिया।
टू वीकन, यानी कि जर्मनी को मिलिट्री की ताकत को ख़त्म कर दिया ताकि जर्मनी की पावर को कमज़ोर किया जा सके। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर मिलिट्री स्ट्रांग होगी तो वो देश भी स्ट्रांग कैटेगरी में आएगा, पावरफुल कैटेगरी में आएगा। लेकिन जैसे ही उसकी मिलिट्री वीक हो जाएगी तो उस देश की पावर ऑटोमेटिकली वो एक कमज़ोर देश हो जाएगा। द war guilt clause held Germany responsible for the war and damage to allies countries suffered। और जो भी वार में जो भी चीज़ें हुई थी, यानी कि जितना डैमेज हुआ, जितना नुकसान हुआ उसमें, तो उसके लिए जर्मनी रेस्पॉन्सिबल, तो जर्मनी ही था उस सब चीज़ों के लिए। अलाइड कंट्रीज़ में जो नुकसान हुआ, वार में जो भी नुकसान हुआ, जितना डैमेज, जो भी बर्बादी तबाही हुई, उस सब के लिए ज़िम्मेदार कौन था? जर्मनी। जर्मनी वाज फोर्स टू पे कंपनसेशन, और जर्मनी को मजबूर किया गया किस लिए? कि एक मुआवजा भरे, कंपनसेशन। और कंपनसेशन की अमाउंट थी, ये डॉलर में है शायद बेटा, 6 बिलियन। द अलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्सेज, और जो अलाइड आर्मी थी वो उसके तमाम रिसोर्सेज को क्या कर लेगी? अपने कब्जे में ले लेगी। रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920। मैनी जर्मन हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक, और बहुत सारे जर्मन ऐसे थे जिन्होंने जो नई वेमार रिपब्लिक के लिए वो ज़िम्मेदार थे। नई वेमार रिपब्लिक के लिए ज़िम्मेदार का मतलब ये होता है कि वो ये चाहते थे कि जर्मनी से नाज़िज़्म ख़त्म हो जाए, ये चीज़ ख़त्म हो के एक रिपब्लिकन स्टेट, एक रिपब्लिकन ये जो देश है वो कायम हो जाए, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश को चलाया जाने लगे। रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वार बट द डिसग्रेस एट वर्सलीज। तो ये सिर्फ इसीलिए नहीं चाहते थे कि जर्मनी की हार हो गई थी, या जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, मतलब जर्मनी जो युद्ध में हार गया था। हालांकि जर्मनी में इसने इस युद्ध में बहुत लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तमाम जो जितना भी जानी माली नुकसान हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसमें ज़्यादातर अगर जिम्मेदारी देखी जाए तो वो जर्मनी है उसके लिए ज़िम्मेदार। लेकिन फिर भी हार हो गई, तो ये लोग ये जो चाहते थे जर्मन के लोग कि वहाँ पर एक वेमार रिपब्लिक कंट्री हो जाए, मतलब यहाँ पे एक रिपब्लिकन कंट्री की फॉर्म में ये इस्टेब्लिश हो जाए, इसको संविधान के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। तो इसके पीछे वजह सिर्फ ये नहीं थी कि जर्मनी की हार हो गई थी युद्ध में, बल्कि जो वर्सलीज में जो हुआ था उसकी वजह से भी ये लोग ये चाहते थे कि क्या होना चाहिए कि हमारा जो कंट्री है वो एक रिपब्लिकन कंट्री बन जाए। इफ़ेक्ट्स ऑफ वार, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ वार, यानी कि जो ये पहला विश्व युद्ध था, ये जो युद्ध हुआ था उसका क्या असर पड़ा। द वार हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। देखो जो ये युद्ध था इसका बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट असर हुआ वो साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली, यानी पूरे कॉन्टिनेंट पर इसका बहुत ख़तरनाक असर हुआ। पूरे यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रीडेटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डिबेटर्स। क्रीडेटर्स के कॉन्टिनेंट से यूरोप क्या हो गया? वो एक डिबेटर हो गया। किसकी वजह से हुआ ऐसा? ये हुआ सिर्फ और सिर्फ इसी सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire। और क्या हुआ? जो भी वेमार रिपब्लिक था was being made, अब मैंने अभी आपको बताया था ना कि रिपब्लिक चाहते थे वो कि हमारे यहाँ एक रिपब्लिकन सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए, तो बनाया गया टू पे फॉर द सिंस। और ये था कि रिपब्लिकन जो भी सिस्टम है वो ओल्ड एम्पायर की वजह से जो भी हुआ है उसकी वो कहीं ना कहीं उसके लिए पे करे, यानी भरपाई करे। द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ द वार गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिटेशन। और जो भी रिपब्लिक जो एम्पायर रिपब्लिक जो सिस्टम इस्टेब्लिश्ड हुआ वो अपने साथ इस बोझ को लादे हुए था। कौन सा बोझ? जो वार में जो भी नुकसान हुआ था वो सारा बोझ रिपब्लिक स्टेट के ऊपर था। एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड
बाय बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन, और उनको फोर्स भी किया जा रहा था रिपब्लिक सिस्टम को, रिपब्लिक स्टेट को, कि वो एक मुआवजे के तौर पर कंपनसेशन भरे। दोज हु सपोर्टेड द वेमार रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, वो लोग जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे उनमें ज़्यादातर सोशलिस्ट थे, कैथलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे। बिकम ईजी टारगेटेड ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल्स, और इन लोगों को फिर जो कंजर्वेटिव लोग थे उन लोगों ने इन लोगों पर एक तरह से अटैक किया। दे वर मोकिंग कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और इसको हम क्या कहा जाता है जब अटैक किया है, जिनको कहा जाता है नवंबर क्रिमिनल्स। दिस माइंडसेट had a major impact on the political development of the early 1930 as well as we will soon see। इस माइंडसेट का जो सबसे ज़्यादा असर था वो 1930 में पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा पड़ा। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। पहले विश्व युद्ध का सबसे ज़्यादा असर यूरोपियन सोसाइटी और यूरोपियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर पड़ा। सोल्जर्स कम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन, और जो भी सोल्जर्स वगैरह थे वो सारे लोग क्या हुए, उन्हें सिविलियन से ज़्यादा, यानी कि सिविलियन लोगों के पास इतनी प्रिविलेजेस, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जितनी सोल्जर्स के पास होती थी। सोल्जर्स को सिविलियन से हमेशा ऊपर रखा जाता था। पॉलिटिशियंस एंड Publics laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह होते थे, लेड अ ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन, लोगों की जो ज़रूरतें थी उन वो कितने स्ट्रांग है, मैस्कुलिन, इन सब चीज़ों को लेकर एक स्ट्रेस क्रिएट किया जा रहा था। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, अब मीडिया ने जो भी ट्रेंच लाइफ थी उसको एक तरह से ग्लोरीफाई किया। द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ्स इन दीज ट्रेंच, और उसके बाद क्या हुआ, सच ये था, बल्कि सच क्या था, सच ये था कि जो सोल्जर्स होते थे उनकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों परेशानियों से भरी हुई थी। ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन क्रॉप्स, trapped with rats feeding on crops, they faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their rank reduce rapidly। क्या हो रहा था, जो भी देखो सोल्जर्स की ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं थी। जैसे कहा ये गया कि जो सिविलियंस थे उनके मुकाबले में से जो सोल्जर्स थे वो ऊपर रखे जाते थे, यानी कि सोल्जर्स को फैसिलिटीज़ थी बट सिविलियंस को नहीं थी। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में ये होता है कि वो ऐसी खाना वगैरह उनको दिया जाने लगा जिनको चूहे कुतर लिया करते थे। पॉइजन गैसेस का सामना करना पड़ा, दुश्मनों ने उन पर इस तरह की चीज़ें छोड़ी। एंड विटनेस, और उन्होंने ये देखा कि उनकी जो रैंक थी वो डे बाय डे उनकी रैंक पीछे होती चली जा रही थी, गिरती जा रही थी, रिड्यूस हो रही थी। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। एग्रेसिव वार, और जो भी वार युद्ध को लेकर लोग काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे, और वार को लेकर एक एग्रेसिव प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, यानी कि वॉर को लेकर सब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज, और उसके बाद जो नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर में इस तरह के सेंटर्स को बनाया गया जिससे नेशनल ऑनर को प्रमोट किया जा सके। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग, जबकि जो पॉपुलर सपोर्ट वो किस लोगों के लिए बढ़ रही थी, वो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप जिन लोगों के पास थी उनके लिए काफ़ी सपोर्ट, मतलब लोगों की जो एक आम सपोर्ट थी वो किन लोगों को हासिल थी, वो हासिल थी कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप वाले, मतलब उन लोगों को जिनके पास कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के जिनके पास थी उन्हीं को लोगों की सपोर्ट हासिल थी। दैट हैड रिसेंटली कम, जो रिसेंटली सामने आए थे, मतलब कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप का जो ग्रुप था वो रिसेंटली उभर कर सामने आया था जिसको लोगों की काफ़ी सपोर्ट मिली। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रजाइल
डेमोक्रेसी क्या था इस वक्त, एक यंग आइडिया था, एक फ्रेजाइल आइडिया था विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज़ ऑफ इंटरवार यूरोप, जिसको के यानी कि जो डेमोक्रेसी वाला आइडिया था वो सर्वाइव नहीं कर सकता था, क्योंकि इंटरवार यूरोप में काफ़ी इनस्टेबिलिटीज़ थी और उस इनस्टेबिलिटीज़ के दौरान ये बहुत मुश्किल था कि डेमोक्रेसी जो है वो ये डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो सरवाइव कर सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार में मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जानी हो, चाहे माली हो। इवन के जो लोग थे वो बहुत बुरी तरीके से, आम पब्लिक भी सफ़र कर रही थी, सोल्जर्स भी सफ़र कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बेटा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ टॉपिक, और बहुत ज़्यादा टॉपिक भी नहीं, 1 या 2 टॉपिक ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ एक बार अगर वीडियो समझ में नहीं आया दूसरी बार देखिएगा, लेकिन उसको समझिए, आपको आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।